अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अर्ज़ कर रहा हूँ। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 एसिड बेस एंड सॉल्ट के हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो है वो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एसिड मतलब तेज़ाब, बेस मतलब असास और सॉल्ट मतलब नमकियात के हवाले से जो है बताया जाएगा। चैप्टर के आगाज़ में बता रहे हैं कि 15वीं सदी में जो है केमिस्ट ने इस हवाले से रिकग्नाइज़ किया, ये जान लिया कि तमाम के तमाम वो अनासर या सब्सटेंसेस जो कि सोर टेस्ट रखते हैं, मतलब खट्टा या नमकीन टेस्ट रखते हैं, वो तमाम के तमाम जो है एसिड कहलाते हैं। लातीनी ज़बान में जो सोर होता है या जो खट्टा होता है उसके लिए जो है वो एसिड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। दे आल्सो रिकग्नाइज अनदर ग्रुप ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा उन्होंने जाना कि एक और भी जो है वो ताकत है जो कि बिटर टेस्ट रखती है, यानी कड़वी जो है वो अपने अंदर ताकत रखती है। इसको उन्होंने बेस का नाम दिया, मतलब असास का नाम दिया। अच्छा, ये जो बेस थी ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे जो है वो हम कुदरती तौर पे इस्तेमाल करते हैं। 16वीं सदी में रिकग्नाइज किया गया कि बेस रिएक्ट विद एसिड टू डिस्ट्रॉय और न्यूट्रलाइज दैम फॉर्मिंग एन आयनिक कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। 16वीं सदी में पता चला कि अगर एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन कराया जाए तो आपस में रिएक्शन कराने पे वो अपनी तमाम खुसूसियात को, ताकत को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल कर देते हैं, जिसके बाद जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, अम्ल तादील हो जाते हैं, ज़ाया कर देते हैं अपनी ताकतों को, और उसके बाद जो है वो एक नया कंपाउंड या नया जो है वो चीज़ हासिल होती है जिससे सॉल्ट कहा जाता है। अब इस हवाले से प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस देखते हैं। एसिड हैव अ सोर टेस्ट, विनेगर गिव द टेस्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड लेमन एंड अदर सिट्रस फ्रूट कंटेन सिट्रिक एसिड। एसिड का जो टेस्ट होता है वो नमकीन होता है, खट्टापन होता है, जैसे कि सिरके में जो है वो टेस्ट मौजूद होता है एसिटिक एसिड का। लेमन और अदर सिट्रस फ्रूट, मतलब ये जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, इनमें जो है वो सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, इसी वजह से हमें जो है वो खट्टे महसूस होते हैं। दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल सच एज जिंक, मैग्नीशियम एंड फेरिक टू प्रोड्यूस H2 गैस। For example, with diluted HCl react with Zn metal produce H2 गैस। जब एसिड जो है वो मुख्तलिफ जो मेटल्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करता है, जैसे जिंक, मैग्नीशियम और फेरिक के साथ, फेरिक मतलब आयरन के साथ, तो इस सूरत हाल में वो जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो पैदा करता है, साथ में जो है वो उन अनासर का जो नमकियात हैं वो पैदा करते हैं। जैसे इन्होंने मिसाल के तौर पे समझाया, Zn ने जो है वो HCl के साथ रिएक्शन किया, जिंक ने रिएक्शन किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जिंक एक मेटल है और HCl जो है वो तेज़ाब है, दोनों के रिएक्शन पे जो है वो जिंक क्लोराइड हासिल हुआ और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो पैदा हो गई। फिर एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सच एज Na2CO3 और CaCO3 एंड NaSCO3 टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। एसिड रिएक्ट विद ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। जब हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्साइड तो बेसिकली खुद जो है बेस होते हैं, और ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे ये हमेशा सॉल्ट और पानी जो है वो हासिल होता है। अच्छा, एक्वस एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आबी महलूल में हल शुदा एसिड होगा वो जो है अपने अंदर से बिजली को गुजारने की ताकत रखता है। दे रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब ये बेस असास के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर मतलब नमक और पानी जो है वो हासिल होता है। अब बेस पे आ जाते हैं, बेस की प्रॉपर्टीज़ पे। बेस हैव अ बिटर टेस्ट। बेस का जो होता है, असास का जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट वाला जायका होता है। दे हैव अ स्लिपरी टच। उनके जो बेस के अंदर एक खुसूसियत होती है कि वो स्लीपरी टच रखते हैं, जैसे सोप को हाथ में मल लें तो आपके हाथ में फिसलन मौजूद होती है, इसी तरह। दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एसिड की तरह जो है वो एक्वा सॉल्यूशन को में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं। दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। ये एसिड के साथ रिएक्शन करने पे जो है सॉल्ट बनाते हैं। When acid and base are mixed in right preparation, the acidic and basic properties disappear। तो acidic और basic properties जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती हैं, और इस सूरत हाल में जो है वो न्यूट्रलाइजेशन का जो अमल होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब अम्ल तादील जो है वो मुकम्मल होता है, और इसके बाद हमें पानी और नमक हासिल होता है। अच्छा, कुछ केमिस्ट ने इस हवाले से जो है वो अपनी अपनी नज़रियात या थ्योरीज़ दी थी एसिड और बेस के हवाले से।
तीन थ्योरीज बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तीन केमिस्ट की। अब हम सबसे पहले जो है वो उन पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले एसिड और बेस के हवाले से आरियंस थ्योरी है। Oriens, a Swedish chemist in 1887, first gave the clue to chemical nature of acid in his theory of ionization. It states that an acid can be defined as a substance that yield hydrogen H positive ion when dissolved in water. सेवेंथ ऑरियंस नाम के एक स्वीडिश केमिस्ट ने जो है वो अपनी थ्योरी जो है 1887 में इस हवाले से आयनाइजेशन हल पजीरी के हवाले से दी थी कि ये कहता है कि जब हम किसी भी एसिड की तारीफ़ करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी ऐसे महलूल को जिसमें पानी में हल शुदा महलूल हो और उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन H प्लस आयन जो है वो हासिल हो, अगर वो ज़्यादा हासिल हो रहा है तो वो ताकतवर, और अगर वो कम हासिल हो रहा है तो वो वीक एसिड होगा। मतलब जो भी महलूल पानी में हल होने पे, महलूल जो है बनने पे H पॉजिटिव आयन देगा वो एसिड होगा। इसी तरह कोई भी सब्सटेंस पानी में हल होने पे अगर OH माइनस आयन दे, OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन दे, तो इस सूरत हाल में वो पानी में हल होने पे OH माइनस आयन अगर ज़्यादा दे रहा है तो, और अगर कम दे रहा है तो दोनों सूरत हाल में कम या ताकतवर या वीक बेस होगा। बेस मतलब असास होगा। तो हमें ये समझना चाहिए आरियंस थ्योरी की नज़र में कि आरियंस ये कहता है कि पानी में हल होने पे सब्सटेंस अगर H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो वो एसिड है, और अगर वो OH माइनस आयन दे रहा है तो मतलब वो बेस है। सेकेंड थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। आरियंस की थ्योरी के बाद जो है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी की जो है वो थ्योरी जो है वो काबिल तारीफ़ है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर हुई। इस हवाले से जो है वो आरियंस और जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी है उन्होंने काफ़ी जो है काम किया। ये प्रोटॉन डोनर के हवाले से ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहती है कि अब सब्सटेंस दैट कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दे ये जो है एसिड कहलाएगा। और बेस के वाले से कहता है अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, मतलब कोई भी बेस वो सब्सटेंस कहलाएगा जो H पॉजिटिव आयन को जो है वो एक्सेप्ट कर ले, अपने अंदर जज्ब कर ले, वो बेस कहलाएगा। इस हवाले से इनकी थ्योरी को एक मरतबा देख लेते हैं। एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस हैविंग अ टेंडेंसी टू डोनेट वन और मोर प्रोटॉन। अगर किसी भी सब्सटेंस में एक या एक से ज़ायद प्रोटॉन देने की ताकत मौजूद है तो वो एसिड कहलाएगा। एंड बेस इज़ अ सब्सटेंस हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ऐड प्रोटॉन, और बेस वो सब्सटेंस कहलाएगा जिसके अंदर जो है वो प्रोटॉन को जज्ब करने या प्रोटॉन को हासिल करने की ताकत मौजूद होगी। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी ये कह रहा है कि अगर किसी भी चीज़ में एसिड को अगर हमें जानना हो तो उसमें ये देख लें कि वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। अगर वो प्रोटॉन डोनर है तो मतलब वो एसिड है, और अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो मतलब वो बेस है। जैसे हमने आरियंस के हवाले से पढ़ा कि H पॉजिटिव आयन दे तो मतलब एसिड है, और OH माइनस आयन दे तो मतलब बेस है। ब्रॉन्स्टेड कहता है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, कि भाई अगर वो प्रोटॉन डोनर है मतलब प्रोटॉन देते हो तो वो एसिड है, और अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हो तो मतलब बेस है। फिर आ जाता है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस जो है वो थर्ड कॉन्सेप्ट है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लेनेशन के ज़रिए जो है वो बताने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी एन एसिड इज़ एन स्पीशीज़ मॉलिक्यूल और आयन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस है, एसिड या मॉलिक्यूल है या आयन है, जो कि अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जोड़ा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है वो एक्सेप्ट कर ले। जो भी चीज़ एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के जोड़े को तो वो एसिड कहलाएगा। एंड बेस इन एनी स्पीशीज़ मॉलिक्यूल और आयन विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेस वो चीज़ होगी जो अपने अंदर से डोनेट करेगी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के जोड़े को। जो चीज़ जोड़े की शक्ल में, मतलब जोड़ा मतलब जैसे हमारे कान की जोड़ी होती है, आँखों की जो है वो दो आँखें मिला के एक आँख कहलाती है, इसी तरह जूते जो हैं वो हमारे दो जूते एक कहलाते हैं। यही मिसाल यहाँ पे दी जा रही है कि अगर जोड़े की शक्ल में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा तो वो एसिड है, और अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े की शक्ल में डोनेट करेगा तो वो बेस कहलाएगा। लुईस के हवाले से जो है वो हम यहाँ देख सकते हैं। लुईस एसिड कहलाता है,
इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लुईस एसिड। लुईस की थ्योरी के मुताबिक लुईस बेस कहलाता है एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, डोनर जो है वो कहलाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसके हवाले से एक जो है वो एग्जाम्पल भी है अमोनिया की, काफ़ी ज़्यादा जो है अहम एग्जाम्पल है, प्लीज़ इससे देखिएगा। आप लोगों को कुछ जो है अगर इसमें हवाले से मुश्किल हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ये आपको ख़ुद जो है वो करनी है क्योंकि मैंने आपको लुईस का जो है वो नज़रिया समझाने की कोशिश की है। इस नज़रिए की जहन में रखते हुए जो है वो इस अमोनिया वाली एग्ज़ाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से समझ आ जाएगी अगर आपको नज़रिया समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन, अम्ल तादील। अगर हम किसी भी एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप, कतरा ब कतरा बेस के साथ मिलाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मिलाने पे एसिड अपने तमाम की तमाम एसिडिक जो कैरेक्टर्स होते हैं, एसिडिक जो ताकत होता है उससे ज़ाइल करना शुरू कर देता है, ख़त्म करना शुरू कर देता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि एसिड अपनी एसिडिक ताकत को और बेस मतलब असास अपनी बेसिक ताकत को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल कर देता है। और इस अमल के ज़ाइल होने के बाद ये तमाम का तमाम जो महलूल होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब ये ना एसिडिक रहता है ना बेसिक रहता है, बल्कि ये सॉल्ट और वाटर मतलब पानी और नमकियात का महलूल बन जाता है। अब ना इसमें एसिडिक कैरेक्टर रहते हैं ना इसमें बेसिक कैरेक्टर रहता है, मतलब एसिड जैसा तुर्शपन भी नहीं रहता, तुर्श मतलब खट्टापन भी नहीं रहता, और बेस जैसा बिटर टेस्ट मतलब कड़वापन भी नहीं रहता, बल्कि सॉल्ट मतलब नमकियात जैसा जो है वो टेस्ट हासिल हो जाता है, साथ में पानी हासिल हो जाता है। इस पूरे अमल को न्यूट्रलाइजेशन या अम्ल तादील कहा जाता है। उर्दू में अम्ल तादील, इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन का अमल कहा जाता है। ये एक रिएक्शन भी है। रिएक्शन यही कहता है कि जब भी एसिड को बेस के साथ जो है मिलाया जाएगा तो वो अपनी ताकत को एसिड और बेस ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खोते चले जाएंगे और आखिरकार उनकी ताकत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और हमें हासिल होगा पानी और नमक। ये पानी और नमक जो है वो अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी खुसूसियात के हवाले से एसिड और बेस से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। इन्होंने एक मिसाल दी है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है, इसका रिएक्शन NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया गया तो हमें हासिल हुआ NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस H2O मतलब जो NaCl है वो घरेलू नमक है, और साथ में हमें हासिल हुआ H2O मतलब पानी, जो कि हम देख सकते हैं फार्मूले के ज़रिए। तो मतलब न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एक ऐसा रिएक्शन है जो कि एसिड और बेस की ताकत को ख़त्म करके उन्हें तादील कर देता है, ज़ाइल कर देता है और नमक और पानी हासिल होता है। ये अमल जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब इसमें जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ज़रिए ये कंप्लीट होगा, मतलब हमें जो है वो कुछ जो है वो जो हरारत होगी वो हासिल होगी ये रिएक्शन मुकम्मल होने पर। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस हवाले से जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट नोट्स की जानिब आ जाते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। अब आ जाते हैं सॉल्ट की जानिब, मतलब सॉल्ट क्या होता है। हमने एसिड के हवाले से जाना, बेस के हवाले से जाना, और फिर ये जाना कि एसिड और बेस को आपस में मिलाने पे सॉल्ट हासिल होता है, लेकिन ये तो सॉल्ट हमें जो है केमिकली या लेबॉर्ट्री के थ्रू हासिल होता है। सॉल्ट इसके अलावा जो है नमकियात, इसके अलावा जो है हमें सनती पैमाने के अलावा जो है वो कुदरती तौर पर भी हासिल होता है, मतलब हमें माइनिंग के ज़रिए या फिर मुख्तलिफ़ कानकनी के जो ज़राए हैं समंदर के पानी के ज़रिए जो है वो सॉल्ट हासिल होता है। अब सॉल्ट को हम केमिकली कैसे देखते हैं। अ सॉल्ट इज़ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस व्हेन एन एसिड इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस। जब किसी भी एसिड को बेस के साथ मिलाया जाता है तो आयनिक तौर पे जो है वो कंपाउंड हासिल होता है जिसको सॉल्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, जैसे कि NaOH प्लस HCl को मिलाने पे NaCl प्लस H2O हासिल हुआ। सिमिलरली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म, इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्शन किया और हासिल हुआ हमें पोटाशियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो हमें KOH प्लस HNO3 का जो रिएक्शन कराया गया, KOH जो है वो जो बेस है और HNO3 जो है वो एसिड है, KNO3 और H2O हासिल हुआ। KNO3 जो है वो नमक है और H2O पानी है। तो इस सूरत हाल में हमें पानी और नमक हासिल हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर सॉल्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब नेचर के हवाले से इनकी फितरी शक्लों के हवाले से या इनकी खुसूसियात के बिना पे नमकियात को 3 हिस्सों में जो है वो तब्दील किया गया, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट पे आ जाते हैं सबसे पहले।
नॉर्मल सॉल्ट जो है वो सॉल्ट विच आर फॉर्म बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस। एग्जाम्पल गिवन NaCl, NO3, K2SO4 एटसेट्रा आर नॉर्मल सॉल्ट। मुकम्मल तौर पे सॉल्ट हासिल हो जब मुकम्मल तौर पे एसिड और बेस जो है वो अपने न्यूट्रलाइजेशन अम्ल तादील को मुकम्मल कर लें, मतलब अपनी ताकत को खो दें, तो हमें जो बेस हासिल होगा, जो हमें जो सॉल्ट हासिल होगा उसे नॉर्मल सॉल्ट कहा जाएगा। जैसे कि मिसाल इन्होंने दी NaCl, NaNO3, K2SO4 वगैरह की। एसिडिक सॉल्ट, सॉल्ट विच आर फॉर्म बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड, अगर जुज़वी तौर पे एसिड जो है वो अपनी ताकत को खोए, मुकम्मल ना खोए, जुज़वी मतलब कम मिकदार में खोए, तो इस सूरत हाल में जो सॉल्ट हमें हासिल होगा उसे हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे NaHSO4, KHCO3 जो है वो तमाम के तमाम एसिडिक सॉल्ट हैं। दिस सॉल्ट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, इनके अंदर जो है वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं। दे रिएक्ट फर्दर विद बेसिस टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट, ये मज़ीद जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद जो है वो मज़ीद नॉर्मल सॉल्ट हासिल कर सकते हैं इनसे। बेसिक सॉल्ट, सॉल्ट विच आर फॉर्म बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस, अगर हमारे रिएक्शन में जुज़वी तौर पे बेस जो है वो अपनी ताकत को खोए, मुकम्मल ना खोए बल्कि जुज़वी कम मिकदार में खोए बाय एन एसिड, एसिड के मुकाबले में, तो हमें हासिल होगा बेसिक सॉल्ट। ये सॉल्ट जो होगा वो कुछ इसकी मिसालें हैं MgOHCl, ZnOHCl एटसेट्रा आर बेसिक सॉल्ट। ये जो हैं वो अपने अंदर बेसिक खुसूसियात ज़्यादा रखते हैं। दिस सॉल्ट हैव रिप्लिकेबल हाइड्रोक्सिल आयन, इनके अंदर जो है वो रिप्लेसेबल होता है हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब ये मज़ीद जो है वो रिएक्शन कर सकते हैं एसिड्स के साथ, क्योंकि इनके अंदर अभी भी ताकत मौजूद होती है बेस की। जब ये रिएक्शन दोबारा एसिड के साथ करते हैं तो आखिरकार ये नॉर्मल सॉल्ट बना देते हैं। अब आ जाता है डबल सॉल्ट, ये एक अलग किस्म है सॉल्ट की। द क्रिस्टलाइन कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड व्हेन टू स्पेसिफिक सॉल्ट आर क्रिस्टलाइज्ड टुगेदर आर नोन एज अ डबल सॉल्ट। जब दो क्रिस्टल शक्ल के जो क्रिस्टल हालत में पाए जाने वाले जो सॉल्ट होंगे वो आपस में मिल के रिएक्शन करके एक सॉल्ट बना दें तो इस सॉल्ट को डबल सॉल्ट कहा जाता है। अब ये कुदरती तौर पे भी होता है क्योंकि ज़मीन के अंदर कानकनी के दौरान जो है मुख्तलिफ जो मादनियात हासिल होती है उनमें मुख्तलिफ सॉल्ट जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत अरसे दबे रहने के बाद जो है रिएक्शन करके कंप्लीट करके डबल सॉल्ट बना लेते हैं। इसके अलावा जो है वो हमें लेबॉर्ट्री में भी हासिल हो जाते हैं। दीज सॉल्ट्स हैव डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, इन सॉल्ट्स की जो है मुख्तलिफ केमिकल कंपोजिशन, मतलब इनकी जो है वो जो अज्जाए तरकीबी होती है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है केमिकली। दिस कंपाउंड यूजुअली हैव अ डेफिनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इनके अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल की एक बड़ी मिकदार मौजूद होती है क्योंकि एक क्रिस्टल्स शक्ल में होते हैं। क्रिस्टल्स की शक्ल में होने की वजह से मतलब इनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। टिपिकल एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट आर, कुछ मखसूस एग्जांपल्स हैं डबल सॉल्ट की, वो देख लेते हैं। सबसे पहले पोटाश आलम है, इसके आप फार्मूला देख रहे हैं K2SO4 Al2SO4 324H2O, मतलब 24 जो है वो हाइड्रोजन पानी के जो है वो आयन इसके साथ जुड़े हुए हैं और दो सॉल्ट हैं K2SO4 एक है और दूसरा सॉल्ट है Al2SO4 3। फिर क्रोम सॉल्ट, क्रोम एलम जिसे कहा जाता है K2SO4 Cr2SO4 324H2O, पानी के मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं। फिर दो सॉल्ट हैं। फिर कार्नालाइट है, कार्नालाइट को भी आप देख सकते हैं KCl प्लस MgCl, दो सॉल्ट हैं, प्लस 6H2O, पानी के भी मॉलिक्यूल्स साथ में शामिल है। मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 दो सॉल्ट हैं। फिर इसके बाद 6H2O जो है वो शामिल है, मतलब पानी के मॉलिक्यूल भी शामिल हैं। तो याद रखिएगा दो दो सॉल्ट होते हैं या दो से ज़ायद भी सॉल्ट होते हैं, साथ साथ इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से क्रिस्टल शक्ल में हमें दिख रहे होते हैं। अच्छा जनाब, फिर इसके बाद जो है वो कम जो हमारे पास बढ़ते हैं, हमारे पास जो सॉल्ट की जो कमर्शियल प्रिपरेशन है, मतलब सनती पैमाने पे भी कुछ सॉल्ट्स को बनाया जाता है जो हमारे लिए बड़े कारआमद होते हैं। इनमें सबसे अहम होता है बेकिंग सोडा या फिर जो वॉशिंग सोडा बनाने वाला जो सॉल्ट है उसकी कमर्शियल प्रिपरेशन। अब इसको हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O के नाम से जो है वो केमिकली जानते हैं। इसका फार्मूला है टुडे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज़ कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस। इसके लिए जो अमल किया जाता है इसको अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस कहा जाता है या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहा जाता है। सॉल्वे जिस केमिस्ट ने ये प्रोसेस इख्तियार किया था तो उसके नाम के बिना पे रखा गया है। इसके लिए सबसे पहले जो है वो रॉ मटेरियल लाइम स्टोन, मतलब चूने के पत्थर का जो है वो सोडियम क्लोराइड के साथ और अमोनिया और पानी के साथ जो है वो मिलाया जाता है। रॉ मटेरियल मतलब खाम माल चूने के पत्थर का, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का, आम नमक का, अमोनिया का और पानी का जो है मिलाया जाता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। ये
जो प्रोसेस होता है इन स्टेप्स के ज़रिए मुकम्मल होता है। ये चारों चीज़ें हासिल हो जाएं तो सबसे पहले लाइमस्टोन CaSO3 इज़ हीटेड टू यील्ड कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले जो है वो चूने के पत्थर को बेइंतहा गर्म किया जाता है। जब ये गर्म होता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है CaO होता है, साथ में CO2 गैस बनाने लगता है, क्योंकि गर्म होने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जो है वो हीट की एक बड़ी मिकदार भी जो है वो हासिल होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो हासिल हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास इनटू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। जो हमने रॉ मटेरियल में अमोनिया लिया होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमें यहाँ हासिल हुआ है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस अमोनिया के साथ जो है रिएक्शन कराया जाता है एंड द अमोनियम बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस। तो हमें हासिल होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट, मतलब अमोनिया NH3 का जो रिएक्शन हुआ वो CO2 मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हुआ था उसके साथ रिएक्शन कराया गया, साथ में पानी हासिल जो है वो इस्तेमाल किया गया, हासिल हुआ में NH4HCO3 जिसे अमोनियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट हासिल करने के बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। दिस NH4HCO3 रिएक्ट विद एक्वस कोल्ड सोल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का सॉल्यूशन बनाया जाता है, मतलब पानी में से हल किया जाता है, कोल्ड कर लिया जाता है, ठंडा बहुत यख कर लिया जाता है और इसके बाद इसका रिएक्शन करा दिया जाता है जो हमें NH4HCO3 हासिल हुआ था, मतलब अमोनियम बाइकार्बोनेट हासिल हुआ था, इसका रिएक्शन करा दिया जाता है यख ठंडे NaCl के महलूल के साथ एट 15 सेंटीग्रेड, जो कि 15 सेंटीग्रेड पे होता है। इसको कॉल्ड ब्राइन कहा जाता है। ये जो सॉल्यूशन बनाया जाता है इसको ब्राइन कहा जाता है। ब्राइन मतलब इसका नाम दिया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हमें इस मौके पे हासिल हो जाता है, विच इज़ नॉट सॉल्युबल एट लो टेम्परेचर, जो कि लो टेम्परेचर पे सॉल्युबल नहीं होता और ये प्रेसिपिटेट मतलब रसूख की शक्ल में हासिल हो जाता है। इसको रिएक्शन की शक्ल में देख लेते हैं। NaCl का जो रिएक्शन है वो कराया गया NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट जो हमें हासिल हुआ था, इससे रिएक्शन कराया गया 15 सेंटीग्रेड पे, तो हमें हासिल हुआ अमोनियम क्लोराइड और साथ में अमोनियम बाइकार्बोनेट मतलब NaSCO3। ये तो बाइकार्बोनेट था, मतलब ये बाइकार्बोनेट है। अब हम इससे मज़ीद आगे बढ़ के सोडियम कार्बोनेट भी हासिल कर सकते हैं। ये तो एक सॉल्ट हासिल हुआ है, याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट अलग होता है, सोडियम कार्बोनेट एक अलग सॉल्ट होता है। तो हमने ये सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल किया NaSCO3। अब मज़ीद सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट में चेंज कर देंगे। अगर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट की सनत लगी हुई है तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट यहीं पे रोक देना है। मज़ीद अगर हम सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 हासिल करना चाह रहे हैं तो एक स्टेप मज़ीद आगे बढ़ेगा। ये जो NaSCO3 हासिल होगा इसे हीट दिया जाएगा, हीट मतलब हरारत दी जाएगी यील्ड सोडियम कार्बोनेट, ताकि सोडियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाए। सिर्फ हरारत देने पे NaSCO3 जो है वो अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वो चेंज हो जाएगा Na2CO3 में, मतलब सोडियम कार्बोनेट में, साथ में पानी हासिल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हासिल हो जाएगी। हम अगले ही स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है वो हीट को रिएक्शन कराएंगे। हीट देने पे सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में, पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में हमें हासिल हो जाएगा। अब अगले प्रोसेस में आते हैं। प्रोसेस तो यहीं मुकम्मल हो जाएगा। अब ये बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया था अमोनिया NH3 विच इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल रिकवर्ड बाय रिएक्टिंग CaO विद NH4Cl। जब कैल्शियम ऑक्साइड को NH4Cl के साथ जो है रिएक्शन कराया जाता है तो सेकंड स्टेप में जो अमोनिया हमने इस्तेमाल किया होता है वो रॉ मटेरियल के तौर पे हमें दोबारा हासिल हो जाता है। मतलब यही रॉ मटेरियल हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यूजेस पे। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के यूजेस हैं। मैंने पहले ही बताया कि सोडियम कार्बोनेट अलग होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट अलग होता है। सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम कार्बोनेट जो है पानी में हल पजीर होता है एंड हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इट इज़ यूज इन द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ये पानी को नरम करने या जो पानी का जो दबाव है उसे कम करने में आसानी पैदा करता है। पानी जो हमारे पास खारा मौजूद होता है उसे मीठा पानी करने में हमारे लिए आसानी पैदा करता है। इट इज़ यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट एंड मेकिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट एंड पेपर। ये पेपर बनाने में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट मतलब सर्फ बनाने में जो है वो हमारे लिए कारआमद है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑर्डिनरी ग्लास विच इज़ यूज्ड इन बॉटल। जो बोतल बनाने के लिए कांच की ज़रूरत होती है उसके लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, जिसे आप लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। उसके जो है वो
इस्तेमालात पे ये भी सॉल्वर प्रोसेस के थ्रू ही हासिल होता है, लेकिन ये चौथे स्टेप पे ही जो है हासिल हो जाता है, जिससे मैंने पहले ही बताया NaSCO3 पे रोक दें तो ये बेकिंग सोडा हो जाएगा। फिर ये एक स्टेप बढ़ाएंगे, सिर्फ हीट देंगे तो ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो अलग होता है, वो वॉशिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा को कहा जाता है। बेकिंग सोडा इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के बनाने में इससे इस्तेमाल किया जाता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ एफिशिएंटिव ड्रिंक्स, बहुत सारे जो ड्रिंक्स और फ्रूट सॉल्ट्स होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इन मेडिसन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक, क्योंकि ये बेस होता है, बेसिकली इसके अंदर बेसिक खसूसियात होती हैं, तो ये जो हमारे मैदे की तेज़ाबियत होता है उससे ख़त्म करने में आसानी पैदा करता है। इसी वजह से बहुत सारी जो है मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करने वाली जो अद्वियात हैं वो इससे बनाई जाती हैं। इन फायर एक्सटेंशियर्स, मुख्तलिफ आग बुझाने के आलात में इस्तेमाल किया जाता है। फिर कुछ और सॉल्ट्स हैं, उनके हवाले से बात कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट है, आसानी से जो है वो बताया गया है कि लेबॉर्ट्री में किस तरह बनता है। जब कॉपर को जो है वो क्यूप्रिक सल्फेट को जो है वो कॉपर को जो है वो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जो है रिएक्शन कराया जाता है तो हमें हासिल हो जाता है कॉपर सल्फेट। और इसके इस्तेमालात के बारे में बताया जा रहा है कि इन टेक्सटाइल, मॉडर्न, टैनिंग, इलेक्ट्रिक बैटरीज, हेयर डाइज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की इलेक्ट्रिक बैटरीज़ बनाने में, हेयर डाइज बनाने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम के हवाले से टेक्सटाइल मतलब कपड़े की सनत में जो इस्तेमाल किया जाता है। एज अ जर्मिसाइड, इंसेक्टिसाइड, प्रिजर्व फॉर वुड एंड पेपर पल्प, ये जो है वो जो हशरातुल अर्द हैं उन्हें मारने के जो अद्वियात होती हैं उन्हें बनाने में, प्रिजर्वेटिव ऑफ वुड मतलब लकड़ी को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर पल्प मतलब जो कागज़ होता है उसकी जो कीड़ा लगता है उससे ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन कैलियो प्रिंटिंग, मेकिंग सिंथेटिक रबर एंड कॉपर सॉल्ट, ये जो है कैलियो प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है। सिंथेटिक रबर बनता है, इससे कॉपर सॉल्ट जो है वो हासिल होता है। ग्रीन पेंट हासिल होता है। इन पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्री, इससे वार्निश और पेंट की इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड अ मिल्क लाइम इज़ यूज टू किल फंगस एंड मोल्ड्स, ये जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ जो है वो अगर मिल्क लाइम को मिला दिया जाए तो ये फंगस और मोल्ड को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट है, ये भी जो है मैग्नीशियम और सल्फ़र के जो है मिलाने पे हासिल होता है। इट इज़ यूज एज अ माइल्ड प्रेगेटिव इन मेडिसन, ये मेडिसन में जो है माइल्ड प्रेगेटिव के तौर पे मतलब जो मुख्तलिफ जो फंगस लगते हैं उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन डाइंग एंड टैनिंग प्रोसेस, डाइंग में और टैनिंग मतलब कपड़ा बनाने की सनत में और जो शीटों पे से गंदगी उतारने के लिए जो सनत होती है उसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इन मेकिंग फायर प्रूफ फैब्रिक्स, जो आग ना लगने वाले फैब्रिक्स होते हैं उनके बनाने में जो है वो कारआमद होता है मैग्नीशियम सल्फेट। एज अ फिलर इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में फिलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिरामिक्स, ग्लास टाइल्स एंड मैच बॉक्स, माचिस बनाने में, ग्लास टाइल मतलब ये चिकने टाइल जो होते हैं वो बनाने में, सिरामिक्स मतलब जो टाइल या फिर सैनिटरी की जो आइटम्स होते हैं उनको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इससे मैग्नीशियम सल्फेट का सबसे ज़्यादा जो है वो सिरामिक्स में जो है वो इस्तेमाल है। फिर आ जाते हैं पोटाश आलम, जिसे आमतौर पे फिटकरी कहा जाता है। ये भी एक सॉल्ट होता है, कुदरती तौर पे जो है ये पाया जाता है, काफ़ी जो है इस्तेमाल है इसका भी। आलम इज़ यूज्ड इन डाइंग एज अ मॉडरेंट टू फिक्स इनसॉल्युबल डाई टू फाइबर, ये जो है वो फाइबर मतलब कपड़ा बनाने की सनत में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन टैनिंग लेदर, लेदर की सफाई, खालों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन साइजिंग पेपर, पेपर बनाते वक्त। इन प्योरीफाइंग वाटर, पानी की सफाई के लिए। एज एन एंटीसेप्टिक एंड अ माउथ वॉश, एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और माउथ वॉश मतलब मुंह की सफाई के लिए जो महलूल बनाए जाते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेडिसन, मेडिसन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने सॉल्ट के हवाले से जाना, मुख्तलिफ सॉल्ट के जो है वो यूजेस हैं इनके हवाले से हमने जाना। एक और चीज़ है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ डिफाइंड एज अ नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ऑफ H3O आयन कंसनट्रेशन इन मॉल्स पर लीटर। पीएच जो है वो किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद नेगेटिव लोगैरिथम जो हाइड्रोजन आयन का मौजूद होगा वो पर मोल के हिसाब से पर लीटर में जितना मौजूद होगा वो उसका पीएच कहलाता है। पीएच जो है वो हाइड्रोजन की पावर को जाहिर कर रहा होता है। और पीओएच, सिमिलरली पीओएच इज़ द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन कंसनट्रेशन। ये इसी तरह पीओएच जो है
वो किसी भी महलूल में मौजूद हाइड्रोक्साइड आयन की जो नेगेटिव लोगैरिथम में कंसंट्रेशन ताकत होगी उसे बताएगा। मतलब एसिड की ताकत अगर नेगेटिव लोगैरिथम में बताए तो वो pH कहलाएगा, और अगर बेस की ताकत नेगेटिव लोगैरिथम में किसी भी सॉल्यूशन में बताई जाए तो वो POH कहलाएगा। pH का फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, pH का फार्मूला है pH = -log H पॉजिटिव, और POH मालूम करने के लिए लाजमी है कि आपके पास pH की जो है वो वैल्यू मौजूद हो। pH + POH = 14, ये POH के फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। POH मालूम करने के लिए pH की वैल्यू मालूम हो तो pH की वैल्यू को आप राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 14 में से माइनस कर देंगे तो POH की वैल्यू आपको हासिल हो जाएगी। मज़ीद इस चैप्टर के हवाले से अगर कुछ पूछना जानना चाहते हैं, चैप्टर क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जो है कंसाइज करके आपको एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ अगर कुछ जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर का काम जो है वो आप लोगों को रेफरेंस बुक में जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा आप लोगों को ये रजिस्टर में भी मौजूद है, काम करवाया भी गया है, स्कूल्स में भी, आपके स्कूल में भी कराया गया, आपकी क्लास आपकी ब्रांच में भी कराया गया है, साथ साथ ये रेफरेंस में भी मौजूद है। तो प्लीज़ अपने काम को जो है वो मुकम्मल कीजिएगा। इसके इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं वो मैं आपको अलग से PDF फॉर्म में जो है वो सेंड कर दूँगा। तो सवालात को रेफरेंस बुक या जर्नल से जो है सर्च आउट करने के बाद इस चैप्टर को याद करने के लिए कोशिश अभी से ही शुरू कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।